वैसे ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम तो मैं बनवाता हूँ, कहता हूँ बनाने के लिए, लेकिन फ़िलहाल यहाँ बना बनाया है तो आप देख लीजिए, है ना। यहाँ पे इनहेरिटेंस का क्या बढ़िया यूज करा गया है। ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा कि इस वजह से हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं। देखिए, इसके लिए हमारे पास एक शेप नाम की क्लास है, और शेप क्लास के अंदर दो डेटा मेंबर है, लेंथ है और विड्थ है ना। विड्थ लिखना चाहिए था, विड्थ लिख दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक क्लास है जिसमें दो डेटा है और उसके ये कंस्ट्रक्टर है कि लेंथ और विड्थ यहाँ पे आएगा, और इसका एक मेथड है जो लेंथ और विड्थ को प्रिंट करेगा। तो शेप एक सुपर क्लास है, उसकी चाइल्ड क्लास है रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ शेप। अब अगर हम एक रेक्टेंगल की बात करें तो मुझे ये बताइए कि रेक्टेंगल का एरिया होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है, जो कुछ भी होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो जब कोई चाइल्ड क्लास किसी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती है तो पेरेंट के फीचर को मान लो यूज करना चाहती है, तो इसके लिए हमने एक रेक्टेंगल का, ये देखिए, कंस्ट्रक्टर बनाया और इसमें लिख दिया सुपर रेक्टेंगल का लेंथ और रेक्टेंगल का विड्थ, यानी कि ये जो डेटा है सुपर तक यानी कि शेप तक पहुंच जाएगी और वो इन्फॉर्मेशन ऊपर तक पहुंच जाएगी, कहीं न कहीं शेप का जो डेटा है वो। अच्छा, एक चीज़ और आप देखेंगे कि जब इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पेरेंट क्लास के डेटा को यूज करना। तो ये लेंथ और विड्थ है, अब मुझे रेक्टेंगल में यूज करना है, तो मैंने फिर से नहीं बनाया, मैंने इसी शेप वाले लेंथ और विड्थ को यूज कर लिया। लेकिन कोई भी यूज़र है, जब वो एरिया कैलकुलेट करेगा, पैरामीटर कैलकुलेट करेगा रेक्टेंगल का, तो कहीं ना कहीं वो एरिया और वो पैरामीटर खुद भेजेगा, है ना। तो कैसे भेजेगा? तो जैसे मैं मान लो कि ये हमारा मेन क्लास यहाँ पे है, मेन मेथड यहाँ पे है, तो हमने रेक्टेंगल का बस ऑब्जेक्ट बनाया। रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाते ही रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर चलेगा। रेक्टेंगल के कंस्ट्रक्टर में लिखा है सुपर, और सुपर के अंदर वैल्यू पास कर दी गई। ये वैल्यू आप यहाँ पे भी भेज सकते थे और ऐसे भी भेज सकते थे। यहाँ पे लिख देते फ्लोट लेंथ कॉमा फ्लोट विड्थ, और यहाँ से आप L कॉमा B यहाँ भेज देते। तो अब यूज़र की जिम्मेदारी हो जाती, जो बंदा लेंथ और विड्थ का, मतलब सॉरी, रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ भेजना चाहता है, तो वो अपने कंस्ट्रक्टर में भेजेगा कि जैसे उसने मान लो लेंथ भेज दिया 3F, फ्लोट है तो F लगाना पड़ेगा ना, या 3.5F, और विड्थ भेज दिया 4.5F। ठीक है, तो ये लेंथ और विड्थ रेक्टेंगल का चला जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ से सुपर के थ्रू पहुँच जाएगा वो डेटा कहाँ पे? सुपर क्लास के इस कंस्ट्रक्टर में पहुँच जाएगा, और यहाँ से डेटा वो असाइन होकर कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे मान लो एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करने का मेथड है हमारे पास। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ होता है। अब आप ये देख रहे हो कि एरिया जब मैंने लेंथ इंटू विड्थ कैलकुलेट करा है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना लेंथ इंटू विड्थ, तो ये कहाँ से आ रहा है डेटा? क्या रेक्टेंगल क्लास में है क्या? नहीं, वो शेप से रीयूज कर रहा है। तो ये रीयूजबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, नहीं हो सकता है? ये देखिए, इसने एरिया कैलकुलेट करा। अच्छा, एरिया को कैलकुलेट करने से पहले मान लो उसको कुछ दिखाना है, कुछ प्रिंट कराना है, तो एक मिनट, ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? तो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे लेंथ और विड्थ जो है रीयूज कर लिया। अच्छा, अब रीयूज करने से पहले मान लो लेंथ और विड्थ को मैं प्रिंट करना चाह रहा था,
तो मैंने सुपर क्लास से सुपर क्लास का मेथड भी कॉल कर लिया। तो जब भी इनहेरिटेंस होती है तो ऐसा कहा जाता है कि इनहेरिटेंस के केस में चाइल्ड जो है पेरेंट की चीज़ों को कॉल करता है और साथ में चाइल्ड का अपना खुद अपना भी हो सकता है ना। और चाइल्ड का अपना क्या हो सकता है, कोई एडिशनल डेटा हो सकता है या कोई एडिशनल मेथड हो सकता है। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ से लेंथ और बिट्स को यूज कर लिया जा रहा है ना, लेकिन क्या एरिया कैलकुलेट करने का जो मेथड है क्या सेम क्लास में है? नहीं है ना। तो यानी कि ये एडिशनल मेथड्स हो गए जो कि चाइल्ड क्लास में बनाए गए हैं। और ये पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए होता है। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है ना 2 × लेंथ प्लस विड्थ, ये पैरामीटर हो गया। तो यानी कि यहाँ पे जो इनहेरिटेंस हुआ उसमें हमने क्या किया, नो डाउट पेरेंट क्लास के अंदर पेरेंट क्लास की चीज़ों को रिकॉल किया, मतलब चाइल्ड क्लास में यूज करा है ना। कहीं ना कहीं हमने इनहेरिट किया। कौन सा चीज़ यूज करा? डेटा यूज करा। अच्छा, और डेटा यूज करने के बाद और मेथड भी यूज करा, क्योंकि मेथड ये देखो डिस्प्ले मेथड हमने कॉल किया डिस्प्ले प्रिंट कराने के लिए। और साथ ही साथ चाइल्ड का अपना खुद का भी मेथड होता है और खुद का डेटा होता है, लेकिन डेटा नहीं बनाया, यहाँ जरूरत नहीं थी ना, मेथड बना दिया। ठीक है, तो बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, बहुत ही सिंपल है। हाँ यस सर। ठीक है, अब इसी शेप को इनहेरिट करके दूसरी शेप भी बनाई जा सकती है। जैसे रेक्टेंगल बनाई गई है, आपको पता है शेप तो बहुत सारे होते हैं, रेक्टेंगल होता है, क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब क्या करा गया, एक और क्लास बनाई गई जिसका नाम है क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड क्या करता है, किसको एक्सटेंड कर रहा है? शेप को। और उसने, अब अगर आपको क्यूबॉइड के बारे में पता हो तो क्यूबॉइड के एरिया में एक एडिशनल चीज़ें बढ़ जाती हैं। ये एरिया होता है क्यूबॉइड का 2 × लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, जो भी होता है, शायद यही फॉर्मूला होता है मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि अगर लिखा गया होगा तो यही होगा। तो इसमें क्या हो जाता है, एक हाइट बढ़ जाता है। तो शेप, क्यूबॉइड ने क्या करा, शेप को एक्सटेंड करा और एक नया डेटा एक्सटेंड कर लिया, दैट इज हाइट, है ना। और बाकी अपने कंस्ट्रक्टर में इसने, अगर आप देखो तो सुपर के थ्रू लेंथ और बिट्स को तो इसने खुद यूज कर लिया, लेकिन हाइट जो है एडिशनली इसने बढ़ा दिया। यानी कि जब चाइल्ड क्लास किसी पेरेंट को इनहेरिट करता है तो पेरेंट की सारी चीज़ें चाइल्ड में आ जाती है और चाइल्ड अपना कुछ एडिशनल डेटा और एडिशनल मेथड दोनों बना सकता है। तो ये एडिशनल डेटा हो गया और ये एडिशनल मेथड्स हो गए जो उसने बनाए हैं। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है और बाकी ये प्रिंट कराया गया है। समझ रहे हो ना। तो इस टाइप की कोई चीज़, एक एग्जाम्पल आप बना सकते हो, या अब तो ये प्रोग्राम तो आपने पूरा देख ही लिया तो इसे आप बना ही सकते हो। मतलब आपको एक शेप क्लास बनानी है, शेप में कुछ लेंथ विड्थ रखना है, फिर उसके कंस्ट्रक्टर बनाने हैं, फिर कोई मेथड बनाना है जो डिस्प्ले कराए, फिर आपको दो अलग अलग शेप बनाना है, एक रेक्टेंगल एक क्यूबॉइड। रेक्टेंगल में एडिशनल मेथड्स बना लीजिए और क्यूबॉइड में एडिशनल डेटा और एडिशनल मेथड दोनों बना लीजिए। रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर अलग होता है, क्यूबॉइड का एरिया और पैरामीटर अलग होता है, वो बना लीजिए। और फिर कुछ चीज़ें जो है पेरेंट की यूज कर लीजिए सुपर से और कुछ चाइल्ड की अपनी रहने दीजिए। तो है ना, बढ़िया एग्जाम्पल है या नहीं है? बोलो भाई। यस सर। लेकिन जब ये बनाते अपना दिमाग लगा के तो थोड़ा और अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको अगर चला लीजिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए, इस पे काम कर लीजिए, वही आपके लिए अच्छा अचीवमेंट है। ठीक है, तो बना बनाया था, किसी ने बनाया था तो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ एक काम करिए जिससे आपको पता चलेगा हाँ इनहेरिटेंस में ये होता है। इससे क्या चीज़ें थोड़ी सी और इम्प्रूव होती हैं। यार इनहेरिटेंस का मतलब बस यही नहीं होता है कि इनहेरिट कर लो एक्सटेंड कर लो, बस उसका एक रियल एग्जाम्पल यहाँ पे है। अच्छा हाँ, ये इनहेरिटेंस का फ़ायदा है कि यार हाँ देखो ये पेरेंट का डेटा यहाँ यूज कर रहा है, पेरेंट का मेथड यहाँ यूज कर रहा है, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा, ये इसके बिना काम चल जाएगा, जो भी है। ठीक है, बाकी इसमें यूज़र से स्कैनर से इनपुट लेना है तो वो भी ले सकते थे आप। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कैसे करा जा सकता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक प्रोग्राम बना के दिखाइए, तो कैसे बनाओगे? हाउ टू अचीव द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्या प्रोग्राम बनाओगे? हैं राहुल, क्या प्रोग्राम बनाओगे?
क्या राहुल? हम्म। क्या राहुल, चले गए क्या राहुल? निशांत तुम ही है बता दो। सर। राहुल चला गया लग रहा है। राहुल खाना खाने चला गया हो, सुबह से क्लास ले रहा है। तुम बताओ भाई, कोई और बताए? देव बताओ, देव। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव करोगे? बताए सर। देव बताने दो। देव कहाँ चला गया? मैं हूँ सर। तो बताओ भाई, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव करोगे? हम्म। बोलो भाई। नहीं बता सर। तुम बताओ रवि। जी मेथड ओवरराइडिंग करके। पूरा सिनेरियो बताओ। जी जैसे मान ले क्लास ए है और क्लास बी है। ठीक है, और दोनों में सेम रहना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड का। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अगर मैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस के टाइप से कॉल करते हैं। इसी को बोलते हैं रन टाइम रन टाइम बाइंडिंग। हाँ दीपक, सिनेरियो बताओ, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होता है? सर ये दो क्लास बनाएंगे, एक पेरेंट और चाइल्ड, एक ए एक बी। ठीक है, सेम टाइप का मेथड रहेगा उसमें सर। और उसके बाद चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और पेरेंट टाइप के रेफरेंस में अपकास्टिंग कर लेंगे उसकी। और उसके बाद पेरेंट के मेथड को कॉल करेंगे और चाइल्ड का मेथड चल जाएगा सर। उसी को बोलते हैं नॉन स्टैटिक मेथड होगा सर। उसी को बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फिर से मेथड बताओ। नॉन स्टैटिक फिर होना से जरूरी है बताओ, फिर से। सर। एक दो क्लास बनाएंगे, एक ए नाम से मान लीजिए और एक बी नाम से। ठीक है, और दोनों में शो नाम का मेथड मान लीजिए है। ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड। और उसको क्या नाम है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको पेरेंट के रेफरेंस में वो कर लेंगे, रख लेंगे। ठीक है, और पेरेंट का मेथड कॉल करेंगे और चाइल्ड का मेथड चल जाएगा। नॉन स्टैटिक मेथड होना चाहिए। ओवरराइडिंग वगैरह करेंगे? जी सर, ओवर राइडिंग ही तो हो जाएगी अगर सेम नेम सेम मेथड होगा। हाँ, पेरेंट और चाइल्ड में ऑब्जेक्ट चाइल्ड का होगा, रेफरेंस पेरेंट का होगा। कॉल करोगे पेरेंट का मेथड कॉल होगा और चलेगा चाइल्ड का। जी सर। उसी को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। सही बात है। ठीक है, तो चलो हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, और पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट ख़त्म होगा तो फिर आगे के कंसेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से मिलके बना है, एक पॉली और एक मॉर्फिज्म, है ना। और पॉली का मतलब होता है मेनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म, मेनी फॉर्म। यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म का एक्चुअल जो मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग जो होती है, वो होता है मेनी फॉर्म या मल्टीपल फॉर्म। तो ऐसा कहा जाता है कि इफ़ वन ऑब्जेक्ट हैविंग मल्टीपल फॉर्म दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, वन नेम मेनी फॉर्म, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो मुझे आप एक बताओ, एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर,
एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है डेटा और एक होता है मेथड। तो आप ये मुझे बताइए कि कहीं ना कहीं जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो किस पे होता है, डेटा पे या मेथड पे? आप बताओ मेनी फॉर्म किसका हो सकता है? क्या पूछा सर आपने कि पॉलीमॉर्फिज्म किसका होता है? हाँ, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म एक लैटिन वर्ड है, मतलब मेनी फॉर्म। पॉली का मतलब मेनी होता है, मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म होता है। ठीक है, तो मेनी फॉर्म किसका होता है? अगर हम बोले मेनी, हाँ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की किस चीज का, डेटा पे या मेथड पे? मेथड पे सर, क्योंकि डेटा का मेनी फॉर्म नहीं हो सकता। अगर हम मेनी फॉर्म की बात करें तो मेनी फॉर्म मतलब मल्टीपल फॉर्म, और मल्टीपल फॉर्म हमेशा डेटा का होता है, सॉरी मेथड का होता है, ना कि डेटा पे। जैसे मैं हूं एक ऑब्जेक्ट और मेरा डेटा है मेरा लेंथ, मेरा विड्थ, मेरी हाइट। तो मेरी लेंथ, विड्थ, हाइट का मेनी फॉर्म कैसे हो सकता है? हैं? मेरा एक जो लेंथ है, जो मेरी विड्थ है, जो मेरा अभी यहाँ पे है, वो अगर मैं ऑफिस में जाऊँगा वहाँ पे भी वही होगा, कहीं और जाऊँगा वही होगा। मेरा डेटा है मेरा पैन नंबर मेरा जो यहाँ पे है वही कहीं ऑफिस में दिखाऊंगा तो वही होगा, कहीं पे भी जाऊँगा वही होगा। वो नहीं बदलता, बदलता है मेथड, डेटा की फंक्शनैलिटी, ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी, मेंबर फंक्शन जिसे बोलते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ना पॉलीमॉर्फिज्म हमेशा मेथड पे होता है, मेंबर फंक्शन पे, ना कि डेटा पे। ठीक है। अच्छा, मेंबर फंक्शन में भी क्या, अब जैसे एक फंक्शनैलिटी है ना, फंक्शनैलिटी क्या है? जैसे खाना पीना, उठना बैठना, इसका जो फॉर्म होता है वो घर पे कुछ और होता है, ऑफिस में कुछ और होता है, कहीं पे कुछ और होता है, वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मल्टीपल फॉर्म, वन नेम मेनी फॉर्म। ठीक है। और कहीं न कहीं अगर आप देखो तो एक ही ऑब्जेक्ट को जब चार तरह से इमेजिन करा जाए, एक ऑब्जेक्ट के चार फॉर्म को समझा जाए, तो एक पॉलीमॉर्फिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपके लिए सर हूँ, बट मैं किसी का बेटा भी हूँ, है ना, किसी का हस्बैंड भी हूँ। तो मेरा जो फॉर्म है वो एज पर द सिचुएशन चेंज हो रहा है। दिस इज ऑल्सो पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म कहता है कि इफ वन एंटिटी हैव अ डिफरेंट फॉर्म, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। वन नेम मेनी फॉर्म। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अगर कोई भी एक एंटिटी का एक नाम है, वन इंटरफेस विद डिफरेंट फॉर्म, वन नेम मेनी फॉर्म, या एक ही चीज को आप चार अलग अलग तरीके से समझिए, चार अलग अलग तरीके से उसे अंडरस्टैंड करिए, तो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो कोई एग्जाम्पल आप बताइए जहां पॉलीमॉर्फिज्म होता हो, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया। बताएं सर। हाँ, जैसे कोई एक्टर हो गया, हाँ, हाँ, तो उसका कोई डबल रोल नहीं निभाता है। तो जैसे वो तो एक आदमी ऐसी होता है। लेकिन काम दो दिखला रहा है। अरे तो वो तो यार कल्पना है, काल्पनिक चीजें हैं। एक्चुअल में आओ, डबल रोल का ऐसे रियल वर्ल्ड में तो नहीं होता है डबल रोल। हाँ, रियल वर्ल्ड में तो नहीं होता है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि भैया एक बंदा है जो कई काम करता है ना। जैसे हिमेश रेशमिया हैं तो वो एक्टिंग भी करते हैं, डांसिंग भी करते हैं, गाना म्यूजिक कंपोजर भी हैं, गाना गाते भी हैं वो, तो डायरेक्टर भी हैं वो। तो वो एक वन एंटिटी है, उनके अलग अलग फॉर्म है ना। तो इसको मैं समझ सकता हूँ। और कुछ बताइए। सर जैसे कोई गाड़ी होती है, कभी टैक्सी में भी होती है, वो किसी के पर्सनल भी होती है, इसको बोल सकते हैं गाड़ी फॉर्म। होती है, टैक्स, मान लीजिए टैक्सी में यूज हो रही है तो उसको टैक्सी कहेंगे।
और किसी के पर्सनल यूज के लिए है तो उसको वो कहेंगे, ये नहीं बोल सकते, सूट नहीं कर रहा है। मतलब उतना बढ़िया नहीं है, मतलब। एक और हाँ एक और सर बताएं। हाँ बताइए। जैसे मान लीजिए सिस्टम है, हाँ हाँ इससे काम ले रहे हैं अनेक। हाँ, मल्टीपर्पज। जी सर। मतलब सिस्टम से गाना भी सुन रहे हो, म्यूजिक भी सुन रहे हो, पिक्चर भी देख रहे हो, इंटरनेट की सेवाएं भी उठा रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। तो एक एक वन नेम मैनी फॉर्म है ना, वन इंटरफेस विद डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हाँ ये सब हो सकता है रियल वर्ल्ड में। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं बताऊँ, एक बंदे ने इंटरव्यू में जवाब दिया कि सर, एक बंदा होता है, वो अंधा होता है, ठीक है। और ये तो शायद मैंने खुद नहीं देखा है, बट हमारे यहाँ जो दिल्ली में वो है स्वामी नारायण मंदिर है, ठीक है, अक्षरधाम मंदिर बोलते हैं। वहाँ पे ऐसा मतलब बताते हैं लोग, लिखा हुआ है कि 3 अंधे होते हैं और एक हाथी को पकड़ के रखे होते हैं, ठीक है। तो एक बंदा जो है, उस अंधा जो है वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, एक जो है उसकी पूंछ को लेकर लटक रहा है, एक उसके पैर को पकड़ के झूल रहा है ना। तो वो तीनों अंधे जो है तो अंधे, हाथी एक है, और उसको 3 अलग अलग तरीके से इमेजिन कर रहे हैं। जो उसके ऊपर बैठा उसको लग रहा है कि यार मैं बहुत बड़े राजगद्दी पे, सिंहासन पे बैठा हूँ, उसे क्या पता हाथी है क्या है। तो वो उस ऑब्जेक्ट को उस तरह से इमेजिन कर रहा है। और एक बंदा जो है पूंछ पकड़ के जो लटका हुआ है, उसको लग रहा है यार ये तो कोई बहुत बड़ा, हमारे पास रस्सी है, उसी को पकड़ के हम लटक रहे हैं, है ना। और जो उसके पैर को पकड़ के लटक रहा है, उसको लग रहा है ये तो पेड़ है हमारे सामने, पेड़ पे मैं चढ़ रहा हूँ, है ना। तो मतलब 3 अलग, एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन 3 अलग अलग लोग उसे 3 तरह से इमेजिन कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो पॉलीमॉर्फिज्म, वन एंटिटी विद डिफरेंट फॉर्म। आप इंटरव्यूअर में गए, इंटरव्यूअर को बोल दो कि सर एक्चुअली यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सर कैसे कैसे? सर देखिए, जैसे अभी आप मेरे बॉस हो, तो अभी तो मेरे बॉस हो, तो इस कंपनी में मेरे बॉस की तरह आप दिख रहे हो, है ना। तो आपको मैं बॉस बोल रहा हूँ तो क्या कहेंगे आप एक बॉस हो, लेकिन जब घर पे जाते हो तो आप किसी के बेटे हो, किसी के पिता हो, किसी के हस्बैंड हो। तो इसका मतलब आपका ही जो नेचर है वो एज पर द सिचुएशन चेंज हो जा रहा है। दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म, यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म जो कंसेप्ट है वो इसलिए बनाया गया ताकि एक वर्ड, एक नाम यूज करा जाए, एक एंटिटी के अनेक रूप हों, या एक चीज को 10 तरह से यूज करा जाए। वन इंटरफेस विद डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, वन नेम मेनी फॉर्म, यानी कि प्रोग्राम में एक मेथड हो, उसको 10 तरह से यूज करो, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो सबसे बेस्ट, मतलब कह सकते हो कि एडवांटेज है, वो होता है कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना। पॉलीमॉर्फिज्म से कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है। आपको 10 चीज नहीं याद करना है, हैं? आप सोचो कि आपका कोई दोस्त हो जो केवल आपका दोस्त हो, और या आपकी कंपनी का बॉस जो केवल आपकी कंपनी का बॉस हो और कुछ ना हो, उसका कोई और नेचर हो ही नहीं, हैं? तो इसका मतलब कंपनी का बॉस जो है कंपनी के बॉस बन के रहेगा। तो भगवान भी जो इंसान को बनाएंगे तो एक बंदा बनाएंगे जो कंपनी के अंदर रहेगा, एक बंदा जो है वहाँ पे रहेगा, घर में रहेगा, है? ऐसा तो नहीं है ना, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। मानी कि एक चीज से, एक ऑब्जेक्ट से अगर 4 चीजें कंट्रोल, यानी कि वन इंटरफेस से अगर 10 चीजें कंट्रोल कर ली जा रही हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे आपका एक टेलीविजन का रिमोट होता है ना, जिससे टेलीविजन चलता है, आप उससे अपना टीवी कंट्रोल कर लेते हो। अब आप सोचो कि आप गए एक मॉल में, आपने कहा एक सेल्समैन को यार टीवी दिखाओ मुझे। 100 तरह की टीवी लगी है और 100 तरह की टीवी को चलाने के 100 रिमोट लगे हुए हैं। अब आपने उसमें से कम से कम 20 टीवी देखा
और 20 टीवी को ऑन करेगा, ऑफ करेगा, 20 रिमोट उठाएगा, है ना, उसका कलर चेंज करेगा, उसकी साउंड चेक करेगा, यार कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अब अगर एक बना दिया जाए मास्टर रिमोट जो सारे टीवी को कंट्रोल कर ले, है ना, वन इंटरफेस विद डिफरेंट फॉर्म, वन नेम मेनी फॉर्म, एक ऑब्जेक्ट है जो 400 तरह के ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सके, तो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म यही कहता है कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस करी जाए, ताकि आपको 10 चीज़ याद ना करना पड़े, 10 बार 10 नाम याद ना करना पड़े, 10 चीज़ें याद ना करनी पड़े। ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म, और ये हमेशा ऑब्जेक्ट पे होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ हैविंग सेम नेम ऑफ मेथड विद डिफरेंट implementation. One name many form, that is polymorphism. If a one object having different form, that is polymorphism. So polymorphism is just a concept जो मैं आपको अभी रियल वर्ल्ड में बता रहा हूं, लेकिन इस कंसेप्ट को अचीव कैसे करा जाए, इस कंसेप्ट को यूज कैसे करा जाए, और ये भी मैंने बता दिया कि ये कभी डेटा पे नहीं होता, मेथड पे होता है। तो मेथड पे ही पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट होता है, डेटा इज नॉट पॉलीमॉर्फिक, यानी कि मेनी फॉर्म डेटा का नहीं होता, हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाले मेथड यानी कि फंक्शनलिटी का होता है। अब फंक्शनलिटी पे यानी मेथड पे, अब मेथड पे मेथड ओवरलोडिंग होती है, मेथड ओवरराइडिंग होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है। ये सब पॉलीमॉर्फिज्म का बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है। तो पॉलीमॉर्फिज्म कोई कंसेप्ट का नाम नहीं है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जस्ट एक कंसेप्ट का नाम है। आप हिंदी पढ़े हो, हिंदी में होते हैं रस, छंद और अलंकार। इंग्लिश में उसको हम पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच ये सब बोलते हैं, है ना। ये क्यों बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं किसी शब्द की शोभा को बढ़ाने के लिए, कि वो शब्द, वो वाक्य, वो स्टेटमेंट कैसे ब्यूटीफुल बने, कैसे अच्छा बने, उसको बोलने में कैसे अच्छा लगे, है ना, सुंदर लगे, वो अगर बोला जाए तो 4 आदमी समझ पाए उसे, इसलिए बनाए जाते हैं। शब्द की शोभा को बढ़ाने के लिए इनका यूज करा जाता है। उसी तरह से जावा के अंदर ये जो ऊप्स के कंसेप्ट बनाए गए, इनहेरिटेंस बनाया गया, पॉलीमॉर्फिज्म बनाया गया, एब्स्ट्रैक्शन बनाया गया, क्यों बनाया गया? ये ऊप्स की शोभा को बढ़ाने के लिए, सॉरी, जावा की शोभा को बढ़ाने के लिए, ऊप्स की शोभा नहीं। ऊप्स के सारे कंसेप्ट जावा की शोभा को बढ़ाते हैं, जावा को थोड़ा ब्यूटीफुल बनाते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं, उसे सिस्टमेटिक बनाते हैं, सिंपल बना देते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ देम। ऊप्स का ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कहता है कि भैया अगर एक वन एंटिटी के अलग अलग फॉर्म होंगे, वन नेम में मेनी फॉर्म होगा, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। जब एक ही चीज़ 4 अलग अलग तरीके से यूज हो रही होगी, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। उसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर कोडिंग में बात करें तो मेथड ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये सब पॉलीमॉर्फिज्म के इम्प्लीमेंटेशन है। आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो system.out.println। अब println के अंदर आपने डाल दिया इंटीजर वैल्यू, वो प्रिंट होके आ जाएगी। आपने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दिया, तब भी प्रिंट होके आ जाएगी। आपने इसके अंदर फ्लोट वैल्यू दे दिया, तब भी प्रिंट होके आ जाएगी। बताओ किस टाइप की वैल्यू आपको देना है, वो सब प्रिंट होके आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ये println मेथड इंटरनली कैसे बनाया गया है? ओवरलोडेड मेथड बनाया गया है। अगर ये ओवरलोडेड नहीं होता तो किसी भी टाइप की वैल्यू को प्रिंट नहीं कर पाता। तो एक ही नाम आपको याद करना है, दैट इज println, और इंटिटी एक है और रूप इसके अनेक है, पॉलीमॉर्फिज्म। समझे? तो इससे फायदा क्या मिला? आपको इंटीजर प्रिंट करने के लिए अलग से मेथड याद नहीं करना है, फ्लोट प्रिंट करने के लिए अलग से मेथड याद नहीं करना है, डबल प्रिंट करने के लिए अलग से मेथड याद नहीं करना है। आपको एक ही नाम याद, एक ही मेथड याद करना है, अलग अलग मेथड याद नहीं करने। अलग अलग मेथड याद करने होंगे तो फिर भैया तो दिक्कत हो जाएगी। आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि ये ओवरलोडेड मेथड है, println। system.out.println इज ओवरलोडेड मेथड। मैं आपको CMD में जावा p java.io.printstream
ये देखिए, ये देखिए, ये सब ओवरलोडेड मेथड है। दिख रहा है? बोलो भाई, देखो ना। या सर। आप ये सोचो कि ये प्रिंट एलन मेथड अगर ओवरलोडेड नहीं होता तो आपको कितना नाम याद करना पड़ता, बहुत सारे नाम याद करना पड़ता। तो ये मेथड ओवरलोडिंग, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये सब पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल है, इम्प्लीमेंटेशन है। पॉलीमॉर्फिज्म तो एक कंसेप्ट का नाम है, समझ रहे हो? अब जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो होता नहीं है भाई, है ना। ऑपरेटर ओवरलोडिंग छोड़ दो तो तीन चीज बचता है। एक बचता है मेथड ओवरलोडिंग, एक बचता है आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, एक बनता है मेथड ओवरराइडिंग, और चौथा चीज होता है कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग, वो भी नहीं होता है जावा में। तो मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये सब पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल हैं। अब बताओ आप क्या नहीं जानते हो? सब जानते हो आप। मेथड ओवरराइडिंग भी करना जानते हो, मेथड ओवरलोड करना भी जानते हो। तो इसका मतलब आप पॉलीमॉर्फिज्म ऑलरेडी जानते हो, बस बताना था कि ये होता है। इन जनरल अगर मैं जनरल कंसेप्ट की बात करूं, इन जनरल ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है दो टाइप का होता है। एक होता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, एक होती है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, या इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक को कंपाइल टाइम और डायनामिक को रन टाइम बोलते हैं। तो आपने कहा सर ऐसे बाइंडिंग भी कंपाइल टाइम और रन टाइम होती है, लोडिंग भी कंपाइल टाइम रन टाइम होती है। हाँ, सब होती है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के जो एग्जाम्पल हैं वो कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर लो, ये इसके एग्जाम्पल है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या रन टाइम बाइंडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो होता क्या है, अब इसको ये बताया गया, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन बताया गया, रन टाइम और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन ये बताया गया कि when any object bound with their functionality at compile time, that is compile time polymorphism. When any object bound with their functionality at runtime, that is runtime polymorphism. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बाल विवाह होता है ना, वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब जैसे दो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे पुराने पिक्चरों में दिखाता है कि एक लड़का एक लड़की है, दो ऑब्जेक्ट है, और मैरिज एक फंक्शनैलिटी है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बाउंड विद देयर फंक्शनैलिटी एट कंपाइल टाइम, मतलब अर्लियर, बचपन में ही दो परिवार वाले डिसाइड कर देते हैं चलो भैया इन लोगों की शादी होनी है। जैसे एक धारावाहिक भी आता था, वो आनंदी जगिया ऐसे करके, बाल विवाह, बालिका बधू, है ना, वट एवर, वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें दो ऑब्जेक्ट एक फंक्शनलिटी के साथ 10 साल पहले डिसाइड हो गया कि इनके साथ शादी होनी है। कंपाइल टाइम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बाउंड विद देयर फंक्शनलिटी अर्लियर, कंपाइल टाइम, बहुत पहले, दैट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी फंक्शनलिटी से रन टाइम बाइंड होता है तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे आप एक ऑब्जेक्ट हो और आपकी फंक्शनलिटी है खाना पीना, उठना बैठना, घूमना। अब आप यहाँ से अभी निकले मार्केट में और आज अचानक आपको भूख लग गई, आपने खाना खाना है, तो आपने
आपने क्या करा, देखा अच्छा यहाँ रेस्टोरेंट है, आप एक ऑब्जेक्ट हो, आपकी फंक्शनलिटी खाना खाना, तो आपने बस देखा, तुरंत ऑर्डर करिए और खाना खा के चले जाए। दैट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब जैसे कल हमें क्लास करनी थी और कल ही हमने डिसीजन ले लिया था, हम एक ऑब्जेक्ट है और हमारी फंक्शनलिटी है पढ़ना। हमने स्टैटिकली डिसीजन ले लिया था कि हमें पढ़ना है नहीं पढ़ना है, जो भी है। तो हम एक ऑब्जेक्ट, हमारी फंक्शनलिटी पढ़ना, तो हम अगर पहले डिसाइड हो गया था कि हमें ये पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो दैट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब रन टाइम में मतलब रन टाइम पे डिसाइड करो, अच्छा चलो आज ये पढ़ना है, जब तक हमने कुछ और पढ़ाना शुरू कर दिया आपको, ठीक है, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। व्हाटएवर, आप कहीं ऑफिस में गए, ऑफिस के काम से आपको मैंने भेजा नोएडा चले जाओ, और नोएडा आपको जो पर्सन मिलने वाला था वो 10 बजे मिलने वाला था या 12 बजे मिलने वाला था, आप पहुंच गए 9 बजे। सोचा यार यहाँ बगल में GIP है, चलो यहीं पे चलते हैं, मूवी देख लेते हैं। तो आपकी फंक्शनलिटी पिक्चर देखना, आपने उस ऑब्जेक्ट की फंक्शनलिटी के साथ रन टाइम पर डिसीजन ले लिया, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब ये अगेन एक कंसेप्ट है यार, ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करा जाता है? मेथड ओवरलोडिंग करते हो। अब मेथड ओवरलोडिंग जब करते हो, अच्छा अब ध्यान से सुनना, डेफिनेशन क्या बोला गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बाउंड विद देयर फंक्शनलिटी। अब ऑब्जेक्ट जावा में कब पैदा होता है? रन टाइम पे। तो इसलिए जावा में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता ही नहीं है ना। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता ही नहीं है जावा में, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट का फीचर है, ऊप्स का फीचर है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी है। तो फिर आपने कहा फिर मेथड ओवरलोडिंग कब होती है जावा में, और मेथड ओवरलोडिंग या कंसिडर ओवरलोडिंग कब होती है, ये सब कब होता है? तो जावा में हर एक चीज़ है ना रन टाइम पे ही होती है। हाँ, रन टाइम तो यानी कि मेथड ओवरलोडिंग जब करोगे तो ऑब्जेक्ट पे ही तो कॉल करोगे ओवरलोड करके मेथड को, तो वो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट पे चलेगा। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, इन जनरल, मतलब अगर आप C++ पढ़े हो, C++ में पॉलीमॉर्फिज्म पढ़े हो, तो इसी तरह से पढ़ाया जाता है। वो कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल हैं, और ये दोनों इसके एग्जाम्पल है, और रन टाइम के एग्जाम्पल ये है। बट जावा में ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा यहाँ कंफ्यूजिंग टॉपिक आ जाता है कि जावा में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता ही नहीं है, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट का फीचर, और ऑब्जेक्ट हमेशा रन टाइम पे ही आता है। लेकिन जावा में कंपाइल टाइम बाइंडिंग होता है, समझना था, दोनों में अंतर है। बाइंडिंग एक फिजिकल एंटिटी है जो कोड में होती है, लिंकिंग, है ना, और पॉलीमॉर्फिज्म एक लॉजिकल कंसेप्ट है। समझ आई बात? तो ये चीज़ आप जरूर इसमें कंफ्यूज मत होना। जावा में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता, बट कंपाइल टाइम बाइंडिंग होता है। अच्छा, कई लोग ये भी कर लेते हैं कि मेथड ओवरलोड कर देते हैं और स्टैटिक बना देते हैं। एक बुक में है, स्टैटिक मेथड ओवरलोड करके चलाता है, और वो कहता है कि ये देखो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। तो उस बंदे को बस यही समझाना है मुझे, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक है, ये उसे यही बताना है कि यार ये देखो कि स्टैटिक मेथड बना के अगर आप ओवरलोड कर रहे हो और चला रहे हो, तो वो मेथड ऑब्जेक्ट पे नहीं चला रहे हो, वो स्टैटिक बाइंडिंग कर रहे हो एक तरह से। आप समझ रहे हो? वो स्टैटिक बाइंडिंग है, ना कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म हमेशा रन टाइम पे ही होता है, और ऑब्जेक्ट का वो फीचर है, ऑब्जेक्ट पे होता है। अगर स्टैटिक मेथड बना के चला रहे हो तो पॉलीमॉर्फिज्म एग्जाम्पल थोड़ी ना है, उसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, समझे? तो ये चीज़ ध्यान रखो। कोई साउथ का है बंदा, उसमें भी लिखा है। और कई लोग बोलते हैं तो भाई बोलते हैं, तो अगर कोई कहता है तो भाई मान भी लो, इसमें कोई ऐसा है नहीं कि लड़ने वाली बात है। ठीक है, जावा में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म स्टैटिक मेथड बना के होता है, मान लो। तो हमें कौन सा इसके अंदर बहुत बड़ा रिसर्च करना है? जो बताया गया है वही सारा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर टेक्निकली भी बता रहा हूँ कि टेक्निकली ये होता है, नहीं होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, जो भी। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो जावा में इन जनरल अब हटा दिया जाए, तो जावा में चाहे वो मेथड ओवरलोडिंग करो, चाहे मेथड ओवरराइडिंग करो, चाहे वो आप कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग करो, सब रन टाइम पे ही होता है, अगर वो स्टैटिक नहीं है तो। समझ रहे हो? आपने देखा भी कि अगर नॉन स्टैटिक मेथड है तो वो
इन्वोक वर्चुअल वाला इंस्ट्रक्शन जनरेट होता भी है। ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग पढ़ लिया, कंसिडर ओवरलोडिंग पढ़ लिया, मेथड ओवरराइडिंग पढ़ लिया। अच्छा, अगर आप इंटरव्यू में गए और आपसे पॉलीमॉर्फिज्म पूछा जाता है तो मैक्सिमम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वही जानते हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या कि एक क्लास हो, उसमें एक मेथड हो, फिर चाइल्ड क्लास हो, फिर उसमें भी मेथड हो, मतलब मेथड सेम नाम से हो, मेथड ओवरराइडिंग हो रही हो, है ना। फिर चाइल्ड का मेथड बनाओ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ, पेरेंट का रेफरेंस हो, कॉल करोगे पेरेंट का, एग्जीक्यूट होगा चाइल्ड का, दैट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फ। तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट अपनी फंक्शनलिटी के साथ रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है, तो उसी को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और इसी को रन टाइम बाइंडिंग भी बोला जाता है। समझे आप? उसी को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलो, उसी को रन टाइम बाइंडिंग बोलो, एक ही बात है। बाकी कंपाइल टाइम बाइंडिंग होता है जावा में, लेकिन कंपाइल टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता। हमेशा पॉलीमॉर्फिज्म जब भी कोई बात करता है तो वही वाला सिनेरियो की बात करता है वो, और एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म वही होता है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं एक बार आपको फिर से बता दूँ, ठीक है। जैसे ये क्लास है, इसमें कोई मेथड है ना, और फिर दूसरी क्लास में इसी नाम से मेथड है, और वो चाइल्ड क्लास है, इसकी चाइल्ड क्लास है मान लीजिए, ठीक है, और एक्सटेंड कर रही है इसको, है ना। बस यही पूरा सिचुएशन होता है। और ऑब्जेक्ट बनेगा किसका? बी का, चाइल्ड का, और रेफरेंस होगा किसका? ए का, पेरेंट का। मेथड कॉल करोगे किसका? जिसका भी कॉल करो आप, कॉल तो ए से करोगे तो मेथड कॉल होगा पेरेंट का, एग्जीक्यूट होगा चाइल्ड का, और इससे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा। दैट्स इट। ये मेन के अंदर लिखा जाएगा, मैंने ऐसे लिख दिया, है ना। तो मेथड ओवरराइडिंग बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और यानी कि एक मेंबर कॉलिंग का व्हेन ऑब्जेक्ट इज बाउंड विद देयर फंक्शनलिटी, यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस फंक्शनलिटी के साथ रन टाइम पे बाउंड होगा। समझ रहे हो? रन टाइम पे डिसीजन होगा कि इसका चलना है या इसका चलना है, पहले नहीं डिसाइड हो जाएगा। अगर ये ओवरराइड हुआ होगा तो इसका चलेगा, नहीं हुआ होगा तो इसी का ही चलेगा, है ना। तो रन टाइम पे डिसीजन होगा कि किसका चलेगा किसका नहीं चलेगा, इसीलिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरराइडिंग से जो कि अचीव होता है। बता चुका हूं आपको, तो इसीलिए दोबारा। और अगर मेथड ओवरलोड कर रहे हो आप, ये मेथड बना दिया, ये मेथड बना दिया, ऐसे, इसे ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो अगर मेथड ओवरलोड कर रहे हो और इसको चला रहे हो, है ना, तो ये किस पे चल रहा है? ऑब्जेक्ट पे तो चल रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि भैया चाहे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म चाहे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो, सब कुछ जावा में ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी है, तो रन टाइम पे ही पैदा होगी, तो रन टाइम पे ही। अच्छा, लेकिन समझने वाले लोग ये बोल देते हैं कि ये देखो, ये पहले से पता है मुझे कि ये 12 पास कर रहा हूँ तो ये वाला चलेगा, अगर ये वाला करूँगा तो ये चलेगा, तो इसीलिए ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। ये भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। मतलब बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं तो ठीक है, चलो अच्छी बात है कि भाई देखो, ये इसको कॉल कर रहे हैं तो ये चलेगा, और नीचे वाला जो है इससे चलेगा, ये हमें पहले से पता है, कंपाइल टाइम पे ये पता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। लेकिन ऐसा गलत बात है। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो इंस्ट्रक्शन जनरेट होंगे वो इन्वोक वर्चुअल वाले होंगे, तो इनकी डायनामिक ही बाइंडिंग होती है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है इनका। ठीक है। हाँ, अगर स्टैटिक बना दोगे तो बोलो, स्टैटिक बना दिया तो अब ये ऑब्जेक्ट पे चलेंगे ही नहीं, ये तो क्लास के नेम से चल जाएंगे। ठीक है, इनको ऑब्जेक्ट से चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको डायरेक्ट चला लो, क्लास के नेम से चला लो, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये क्या है? फिर ये स्टैटिक बाइंडिंग का एग्जाम्पल है, ना कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, बोल सकते। तो आपको पढ़ना है मेथड ओवरलोडिंग। ओवरऑल ओवरराइडिंग पढ़ा के मैंने आपको सब चीज़ बता दिया है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आप जानते हो, है ना, और मेथड ओवरलोडिंग भी जानते हो। लेकिन अगर आपको जानना है तो मैं बता दूं मेथड ओवरलोडिंग कैसे कैसे होता है। मेथड ओवरलोडिंग ऐसे होता है, देखो, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब मेथड का नेम सेम, पैरामीटर अलग अलग। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मेथड नेम सेम और पैरामीटर अलग अलग ना। तो देखो, अब इसमें कंडीशन ये बन सकता है कि डेटा टाइप सेम होगा और नंबर ऑफ आर्गूमेंट अलग अलग होंगे। जैसे एक में एक आर्गूमेंट, और एक में इंटीजर टाइप के 2 आर्गूमेंट, और एक में इंटीजर टाइप के 3 आर्गूमेंट।
तो ये हो गया मेथड ओवरलोडिंग का एक बेस्ट एग्जांपल, है ना। और आपको पता होना चाहिए मेथड ओवरलोडिंग रिटर्न टाइप में चेंज करने से केवल नहीं होता है, रिटर्न टाइप की चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता है। मेथड ओवरलोडिंग में हमेशा पैरामीटर में चेंज करना पड़ता है। अब पैरामीटर में क्या है, देखो डेटा टाइप सेम है लेकिन नंबर ऑफ आर्गूमेंट अलग है, तो ये मेथड ओवरलोडिंग है। दूसरा कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ आर्गूमेंट सेम हो और डेटा टाइप ही अलग हो, तो भी मेथड ओवरलोडिंग है, समझे, तो भी मेथड ओवरलोडिंग है। इंट हो, फ्लोट हो, कैर हो, डबल हो, बुलियन हो, तो डेटा टाइप सेम है, सॉरी अलग अलग है, नंबर ऑफ आर्गूमेंट एक ही है, एक एक आर्गूमेंट। और तीसरा कंडीशन है कि दोनों अलग अलग हों, एक में इंट है और एक में डबल है ना, DOUBLE, और एक में फ्लोट है और साथ में कैर है, तो ऐसे भी हो सकता है, और एक में केवल कैर है, तो ऐसे भी मेथड ओवरलोडिंग हो सकती है। तो ये सब ट्राई किया है आपने कभी, ऐसा करके देखा है? बोलो भाई। हाँ जी, यस सर। किया है सब ट्राई। तो मेथड ओवरलोडिंग Yes, sir. ऐसे होती है। तो एक मेथड ओवरलोडिंग क्या रिटर्न टाइप में केवल चेंज करने से हो जाएगी? जैसे एक मेथड मैंने बनाया वाइड शो और एक को बना दिया इंट शो, तो क्या मेथड ओवरलोडेड माना जाएगा? बताओ, इसको मेथड ओवरलोडिंग बोलोगे? बोलो भाई, फटाफट बोलो। नहीं सर। हाँ, केवल रिटर्न टाइप में चेंज करने से मेथड ओवरलोडिंग नहीं होती है, करके देख लेना। अच्छा, अगर एक मेथड है स्टैटिक और एक मेथड है नॉन स्टैटिक, तब मेथड ओवरलोडिंग होती है? नहीं। यानी कि मेथड ओवरलोडिंग का एक्सेस रूल पे चेंज करने से, पब्लिक प्रोटेक्टेड चेंज करने से, मॉडिफायर चेंज करने से, रिटर्न टाइप चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल नंबर ऑफ आर्गूमेंट चेंज करने से फर्क पड़ता है। आर्गूमेंट में वो भी डेटा टाइप सेम हो, आर्गूमेंट अलग हो, है ना, डेटा टाइप सेम हो, नंबर ऑफ आर्गूमेंट अलग हो, और फिर नंबर ऑफ आर्गूमेंट सेम हो, डेटा टाइप अलग अलग हो, फिर दोनों अलग अलग हो, ये सब सिचुएशन बनते हैं ओवरलोडिंग के। तो मैं चाहूँगा ये सब प्रैक्टिस ज़रूर कर लें आप। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये ओवरलोडिंग का एग्जांपल है? इंट एक्स कॉमा लॉन्ग एल और लॉन्ग एल कॉमा इंट एक्स, मतलब पोजीशन चेंज कर दिया जाए, यहाँ इंट है यहाँ लॉन्ग है, यहाँ लॉन्ग है यहाँ इंट है, क्या हो सकता है? सर नहीं होगा। हो जाएगा, हो जाएगा सर। किया नहीं है ना, करके देखो, हो जाएगा सर। किया तो है मैंने, लेकिन इसमें कंफ्यूजन भी तो हो जाती है कि वो पहले ढूंढने जाता है ना कि किसमें किसको डाल दे, पहले इंट में डाल दें, उसमें तो लॉन्ग वाले के लिए सफिक्स में एल लगा दीजिएगा ना, ये लगा जी दीजिए सर वही। अगर वो बिना सफिक्स वाला डालेंगे, स्ट्रिंग डाल देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा वो। नहीं, ऐसे नहीं, स्ट्रिंग तो डाल ही नहीं सकते ना, ये तो इंट और लॉन्ग है ना, स्ट्रिंग कैसे डालेंगे डायरेक्ट? नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ वहाँ पैरामीटर में स्ट्रिंग टाइप का ले लेंगे, सफिक्स अगर नहीं लगाना होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, इसी तरह से फ्लोट वाला लेके देखिएगा, डबल वाला लेके देखिएगा, एक डबल वाले कंफ्यूज हो जाता है, एक में फ्लोट एक में डबल, मतलब ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। और याद है मैंने आपको जब अपकास्टिंग पढ़ाया था, टाइप प्रमोशन टाइप कास्टिंग पढ़ाया था, तो बताया था एक मेथड में इंट हो, एक में फ्लोट हो, एक में कैर हो, डबल हो, बुलियन हो, है ना, फिर नीचे से इंट पास करो तो इंटीजर लिटरल इंट टाइप का होता है, फिर प्रमोट हो जाता है, तो वो सब भी मेथड ओवरलोडिंग के एग्जाम्पल हैं। तो भाई इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मतलब पॉलीमॉर्फिज्म ओवरऑल खत्म। बताओ आपको पॉलीमॉर्फिज्म में और क्या है? नथिंग, बस प्रैक्टिस करना है। मेथड ओवरलोडिंग की ये अलग अलग टाइप के मेथड्स बना के ऐसे प्रैक्टिस कर लो। ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो होता नहीं है जावा में, मेथड ओवर एडिंग करके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना आपने सीख ही लिया है, वही है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बाकी की क्वेरी हो तो पूछो आप, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नो सर।
किसी का कोई क्वेरी नहीं है? हाँ सर। है? सर देव, निशांत, नो सर। राहुल,